तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी थोड़ी सी एडिबल ऑयल के बारे में। मैंने मस्टर्ड सीड पे एक आपको अपडेट दिया था और काफी लोगों का अप्रिशिएशन आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहेंगे कि आज ऐसी क्या बात है कि हम एडिबल ऑयल पे और ऑयल सीड्स पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा चर्चा होगा सूरजमुखी के तेल का। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात होगी सीपीओ की, मलेशिया के बारे में, और फिर हम सोयाबीन के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि मस्टर्ड पे बात कर चुके हैं। तो आज का जो विषय होगा वो आपको सीपीओ से लेके सूरजमुखी सोयाबीन तक यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे काफी ज्यादा कम है, हो रहा है। और आने वाले समय में हम मानसून सीजन में यहाँ पे आ चुके हैं इस बार। हमारा इसके बाद फिर त्योहारी मांग बढ़ती है, त्योहारी मांग के बाद हमारा शादियों का सीजन आता है, शादियों के सीजन के बाद यहाँ पे विंटर डिमांड आता है। तो लगातार डिमांड यहाँ पे बढ़ती जाती है, लेकिन धीरे धीरे हम रबी क्रॉप की सोइंग की तरफ भी बढ़ते हैं। और उस समय पता चलता है कि जैसे जैसे सोइंग के आंकड़े आते जाते हैं, हालांकि अभी तो ये खरीफ का ही टाइम है, मुझे रबी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं साइकिल जब डिस्कस करती हूँ तो ये लंबा होता है, पूरे साल का होता है। तो अभी से आपको जैसे त्योहारी डिमांड बढ़ेगा, यहाँ पे मांग बढ़ेगी, तो प्राइसेस थोड़ा सा हायर साइड जाता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे किसान को उनका भाव जो है थोड़ा बढ़िया मिलने की यहाँ पे काफी गुंजाइश है। और ऐसे में चाइना मलेशिया से एक न्यूज आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एक इन्फोग्राफिक्स के जरिए मैं इसे शेयर करना चाहूंगी कि पाम ऑयल आउटलुक भारत पे क्या असर होगा। अब ये क्या है ये डेटा? मलेशिया का जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है जून 2025 का, क्योंकि जुलाई है तो सबसे लेटेस्ट डेटा हमारे पास जून का है। इसमें यहाँ पे उत्पादन में गिरावट की यहाँ पे बात हुई है। ये उत्पादन में गिरावट जो है करीब करीब आप देखें तो 4.5% का यहाँ पे है। इसके बाद आपको निर्यात में जो गिरावट है उन्होंने, क्योंकि 17.71 लाख टन से घट के ये जून में 16.92 लाख टन हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा यहाँ पे कम हुआ है। और साथ में निर्यात में भी गिरावट हुई है। तो निर्यात हम मलेशिया से काफी ज्यादा लेते, 57% हम ऑयल के इंपोर्ट पे यानी कि आयात पे डिपेंडेंट है हमारे यहाँ। अगर मान लीजिए कि 100% है, उसमें से 57% ऑयल जो है वो हम बाहर से मंगाते हैं, तब जाके हमारा जो घरेलू मांग है वो पूरी हो पाती है। और यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक से मामूली सी वृद्धि दिख रही है, वो 2.5% से भी कम की है। अब भारत पे इसका सीधा असर यहाँ पे पड़ेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पैटर्न में काफी ज्यादा बदलाव है। यहाँ पे बदलाव किस तरीके का है ये हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। पहले क्या होता था कि पाम ऑयल का जो आयात था वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब पाम ऑयल का जो आयात है अब यहाँ पे 42% रह गया है। देखेंगे तो सूरजमुखी का तेल जैसी जो नरम तेल होती है, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी जो नरम तेल होती है, उसकी तरफ यहाँ पे ज्यादा ध्यान गया है। तो पाम ऑयल का जो आयात है, जो 60% पहले हुआ करता था, वो घट के 42% रह गई है। जबकि नरम तेलों में जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी आता है, ये 40% से बढ़ के आपको 52% का हो गया है। तो ये एक तो आपको पैटर्न चेंज दिखाता है। तो पाम ऑयल में बहुत ज्यादा गिरावट के बाद भी अगर मतलब प्रोडक्शन फॉल होता है और निर्यात भी कम होती है, तो ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा यहाँ पे प्राइस को संतुलित कर सकता है। लेकिन अगर पाम ऑयल की हो रही तो मलेशिया के साथ हमें इंडोनेशिया की भी बात करनी होगी, क्योंकि इंडोनेशिया भी प्रमुख मतलब कि उत्पादक देश है ये दोनों। और इन दोनों का दबदबा है पाम ऑयल की जब बात होती है। तो इंडोनेशिया अब क्या कर रहा है, वो पहले क्या करते थे कि बाहर के देशों में निर्यात करते थे, लेकिन क्या होता है ना कि बाहर के देश से आपका आयात कम हो गया, तो आपका पाम ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा कम होता था। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि पाम ऑयल का एक बड़ा उपयोग है यहाँ पे कि आप उसे जो तेल होता है, जैसे कि एक तो खाद्य तेल होता है, एक होता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में हम ब्लेंडिंग करते हैं, और ब्लेंडिंग जो है भारत में भी है बाहर भी है, लेकिन मलेशिया के बाद अब यहाँ पे इंडोनेशिया ने क्या करा है, वो अपने बायोडीजल में वो बायोडीजल काफी ज्यादा उत्पादन कर रहा है। और उसमें जो ब्लेंडिंग है वो 40% से बढ़ा के यहाँ पे 50% जो है वो लक्ष्य उसके करीब जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पे मलेशिया के साथ साथ आपको इंडोनेशिया से भी निर्यात में कमी होगी, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे आने वाले समय में भारतीय बाजार पे जरूर पड़ना चाहिए अगर हम सेल्फ रिलायंट नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पे भारतीय बाजार में हम लोगों ने देखा है कि बहुत बड़ी समस्या है सोयाबीन मस्टर्ड में। यहाँ पे उत्पादन बढ़ा, लेकिन यहाँ पे मस्टर्ड सोयाबीन के प्राइसेस लोअर साइड पे हैं। आपको जो किसान है उनको उनकी जो मांग है वो बहुत जेन्यून है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं और ऊपर से आयात बढ़ता है।
इंपोर्ट ड्यूटी जीरो हो जाती है तो उसका भी इम्पैक्ट भारतीय किसान पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे अपने निर्यात को काफी ज्यादा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 में इनका निर्यात 29.5 मिलियन टन था। ये अनुमान लगा रहे हैं कि 26 में से 26 करेंगे, 28 आते आते 23 मिलियन टन करेंगे, और 30 आते आते ये 20 मिलियन टन करेंगे, यानी कि धीरे धीरे ये अपने निर्यात को यहाँ पे कम करेंगे। अब कुछ यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो कि क्या मतलब है, जो इसके पॉम ऑयल के प्रोडक्शन को कम करेंगे। इंडोनेशिया मलेशिया में पुराने हो रहे हैं बागान, तो वहां पे उत्पादन थोड़ा सा कम हो रहा है। एल नीनो का भी प्रभाव है। और दूसरा जो हम कहते हैं कि नया जो पौधा लगाते हैं, वो पौधा लगाने में अभी यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो आने वाले समय में आप मान के चलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। अब भविष्य में आउटलुक क्या है भारत और मलेशिया के का ही यहाँ पे बात करें, तो मुझे लग रहा है कि 25 में भारत का बढ़ा हुआ आयात और मलेशिया में स्टॉक्स की मामूली वृद्धि कीमतों का कुछ समय तक स्थिर रखेगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्राइसेस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर एनसीडेक्स का स्पॉट चार्ट ले, और ये मैंने आपको सेबी के तहत ही लिया है क्योंकि ये सिर्फ मार्च 25 का डेटा दिखाता है, हम लोग करंट डेटा नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। ये मैंने लिया है, स्पॉट प्राइस लिया है क्रूड सनफ्लावर ऑयल का। और सनफ्लावर ऑयल मैंने क्योंकि चर्चा की है तो इसमें आपको प्राइस देखना होगा। 23 से ये प्राइस जो है यहाँ पे बिल्कुल रेंज में था, अब ये बढ़ते बढ़ते हायर रेंज में है। और अगर क्रूड palm ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो ये जो है ये अपर जोन में रहेगा, और इसे आने वाले समय में हम 1400 या 1450 का लेवल आता हुआ मान सकते हैं। अब दूसरे ऑयल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे सोयाबीन के यहाँ पे बात हुई थी। तो मेरे ख्याल से सोयाबीन से पहले अगर क्रूड palm ऑयल देखें कि कांडला का क्या यहाँ पे दाम आ रहा है, तो काफी दिनों तक जनवरी 14 तक ये काफी ऐसा समय था जब तेल की कीमतें यहाँ पे बहुत ज्यादा कम थी और बहुत ज्यादा किसान इससे प्रभावित हो रहे थे। थोड़ा सा हम लोगों ने सितंबर 24 से एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा। अपसाइड मूव अभी थोड़ा सा कंटिन्यू है। बाहर के बाजार में बात की जाए मलेशिया के बारे में, तो अगर आप प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं, मुझे 4400 रिंगिट जो है मलेशिया में सीपीओ का दाम आता हुआ दिख रहा है 2025 में। और इसके हिसाब से अगर माना जाए तो मुझे लग रहा है 1400 1450 हमारे भारतीय बाजार में स्पॉट में आपको क्रूड palm ऑयल का दाम देखने को मिल सकता है। अगर मस्टर्ड की बात की जाए तो मस्टर्ड में ये थोड़ा सा प्राइस कम है क्योंकि मैंने 3 महीने पुराना डेटा लिया हुआ है। आप इसमें 7,000 के करीब दाम आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको मस्टर्ड में 8,000 तक का जो प्राइस है वो देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए रिफाइंड सोया ऑयल की, मैंने सोया ऑयल यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी प्राइसेस जो है आपको जनवरी 23 के करीब यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे भी 1400 1500 वाला लेवल जो है ये देखेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है किसान भाइयों के लिए या जो ट्रेडर्स हैं, आने वाला समय यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया हो सकता है, क्योंकि किसान काफी ज्यादा परेशान रहे हैं और उनकी सोइंग भी इस हिसाब से प्रभावित होती है। लेकिन आने वाला जो समय है 2025 का, उसमें हम लोग एक इजाफा आता हुआ देख सकते हैं। एडिबल ऑयल सीड्स हो या यहाँ पे वो एडिबल ऑयल सीड्स हो या एडिबल ऑयल हो, मुझे लग रहा है कि हर जगह यहाँ पे थोड़ा सा बढ़त आपको देखने को मिलेगा। और दाम में हो सकता है कि 10 से 15% तक का इजाफा हम आता हुआ देखें। ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा, और आपका फीडबैक आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगी, कुछ चेंजेस भी लाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो एग्री कमोडिटीज में भी बना के दूं। थैंक यू।